वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। हम जिस देश में रहते हैं वह देश संविधान से चलता है। संविधान में फंडामेंटल राइट्स में जब आप जाते हैं तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि समानता का अधिकार। आप किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, लिंग के हैं, लेकिन आप संविधान या कानून की नज़र में एक हैं। लेकिन जैसे हम परिवार के दायरे के भीतर आते हैं, हमको विवाह करना है, तलाक लेना है, कॉम्पनसेशन देना है, इनहेरिटेंस का मामला है, एडॉप्शन का मामला है, ये सारे मामले जैसे ही आते हैं, कानून कहता है कि आप अपने अपने रास्ते चलिए। हिंदू हैं तो अपने रास्ते चलिए, मुसलमान हैं तो अपने रास्ते चलिए, ईसाई हैं तो अपने रास्ते चलिए। यह तमाम रास्ते जो हैं वो अलग हैं और संविधान ही कहता है कि जब भी कोई सही समय आ जाए तो सरकार को ये जो अलग अलग रास्ते चलते हैं, जिनको हम अलग अलग धर्मों के लिहाज से सिविल कोड्स कहते हैं, ये एक हो जाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, इस बात की सलाह संविधान देता है। उत्तराखंड इस मामले पर आगे बढ़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। देश में यह नज़ीर हो सकता है और बहुत संभव है कि समूचे देश में जब लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उत्तराखंड के नक्शे कदम पर ही देश भी आगे बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इससे देश में क्या बदल जाएगा, हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, या फिर यह कहा जा रहा है कि यह एक क्रांतिकारी मोड़ है देश में जो एक नए रास्ते पर समाज को और आने वाली पीढ़ियों को ले जाएगा। क्यों, क्या कारण है? इस बात पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ कोई और नहीं है बल्कि इसी अधिकार की या इस तरह के तमाम कई दूसरे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले एक कानूनी योद्धा हैं, वैसे हमारे मित्र भी हैं, अश्विनी उपाध्याय, वो मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ये यूसीसी, किस परिंदे का नाम है आम आदमी, मेरे आम दर्शकों के लिए? राणा जी, जैसे आपने कहा कि भारत संविधान से चलता है, न बाइबिल से चलता है, न कुरान से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान का अगर संधि विच्छेद करिए तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। समधन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि अब आज की डेट से, यानी 26 जनवरी 1950 से भारत में कोई भी भेदभाव करने वाला कानून नहीं चलेगा, भेदभाव करने वाली कोई प्रथा नहीं चलेगी, भेदभाव करने वाला कोई रीति रिवाज नहीं चलेगा। जो महिला पुरुष में भेदभाव करे या महिलाओं का सम्मान खत्म करे या सम्मान गिराए, ऐसा कोई कस्टम नहीं चलेगा। सरकारों ने आज़ादी के बाद भेदभाव करने वाले कुछ कानून खत्म भी किए, भेदभाव करने वाली कुछ कुप्रथाओं के खिलाफ कानून भी बनाया, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। हालांकि सती प्रथा मजबूरी में आई थी, कोई शौक में नहीं आई थी, ठीक है, अपनी इज्जत के खातिर हमारी माताओं बहनों ने सती प्रथा किया, लेकिन सती प्रथा के भी खिलाफ कानून बना। दुर्भाग्यवश भारत में जो मुगलों के समय विदेशी कुरीतियाँ आई, न उनको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास हुआ, न कभी संसद में उसमें चर्चा हुई। उदाहरण के लिए जैसे तलाक़े बिद्दत, जिसको हम 3 तलाक कहते हैं, कभी चर्चा ही नहीं हुई पार्लियामेंट में। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने ख़त्म किया तो बाद में कानून बन गया, अदरवाइज कभी चर्चा ही नहीं हुई। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, तहर्रुस, ऐसी इन कुरीतियों के खिलाफ कभी कानून नहीं बना। निकाह हलाला बलात्कार है, निकाह मुताह बलात्कार है, निकाह मिस्यार बलात्कार है, लेकिन उसको एक रीति के नाम पे, कस्टम के नाम पे कंटिन्यू किया गया। और अब जब यूसीसी आएगा और आ रहा है, उत्तराखंड में ये निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार बलात्कार हो गया। जिस दिन पूरे देश में यूसीसी आएगा उस दिन पूरे देश में निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार बलात्कार घोषित हो जाएगा। तो इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध किसकी तरफ से हो रहा है? विरोध उस कम्युनिटी के नेताओं के द्वारा हो रहा है जिस कम्युनिटी की माताएं और बहनें इससे परेशान हैं। निकाह हलाला से केवल मुस्लिम बेटियां परेशान हैं, दूसरे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नहीं परेशान है। निकाह मुता, निकाह मिस्यार मुस्लिम बेटियों पे लागू होता है, वो परेशान है।
तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया से मुस्लिम बेटियां परेशान हैं। और मुस्लिम बेटियों का मतलब थोड़ी कि केवल बेटी परेशान होती है भाई। जिसकी बेटी के साथ हलाला होता है, जिसकी बेटी के साथ सौतन आती है, जिसकी बेटी के साथ मुताह मिस्यार होता है, उसके माता पिता परेशान होते हैं, उसका भाई परेशान होता है, उस लड़की के मामा परेशान होते हैं, लड़की के नाना परेशान होते हैं, लड़की के मौसा परेशान होते हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं नहीं वो लड़की परेशान है। अरे भैया पूरा परिवार उनका बर्बाद होता है। अनफॉर्चुनेटली इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, विशेष रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को, जिन्होंने इस पे आगे ठोस डिसीजन लिया। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, ड्राफ्ट आ गया है। तो यह जो उत्तराखंड सरकार का यूसीसी है, यह क्या हिंदू पर्सनल लॉ है? नहीं, ये एक कंफ्यूजन ये है कि आप जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, जैसे आपने कहा तलाक़े हलाला, एक ऐसी लड़की जिसका पति या शौहर तलाक दे देता है, दोबारा शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो किसी और से उसको निकाह करना पड़ता है, फिर वो तलाक देता है, एक रात गुजारना पड़ता है। हाँ, एक रात गुजारना पड़ता है। तो ये अपमानजनक स्थितियां होती हैं महिलाओं के लिए। अब इससे मुक्ति महिलाओं की अगर हो रही है, तो क्या वो हिंदू कानून जो है पर्सनल लॉ का, उसके मुताबिक ही आप तैयार कर रहे हैं, या फिर वो नागरिक को ध्यान में रख तैयार कर रहे हैं? नहीं, समान नागरिक संहिता का मतलब कि भारत में जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार मिले। समान नागरिक, और संविधान कहता है सारे नागरिक समान है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सब समान है। पारसियों के लिए 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। क्रिश्चियंस के लिए 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। मुस्लिम्स के लिए 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। अब ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा बनाएंगे, ध्यान रखिए। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। हिंदुओं के लिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। चूंकि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना तो बाकायदा पार्लियामेंट में चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष ने उस पर अपनी राय रखी, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया, फिर पास हुआ। चूंकि आज़ाद भारत में हिंदू कोड बिल बना, इसलिए उसमें महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं है। और ये तीनों कानून पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए जो अंग्रेज़ों ने बनाया, वो कोई बिना किसी डिस्कशन के बना हो। तो अंग्रेज़ों को डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत उन्होंने केवल और केवल स्पेशल कानून बना दिए, और इन तीनों में ही महिलाओं को सेकंड क्लास माना गया है। जैसे पारसी मैरिज एक्ट में अगर वो बेटी गैर पारसी शादी कर ले, उसका विरासत और वसीयत का अधिकार खत्म, प्रॉपर्टी राइट खत्म। तो फिर इसका मतलब हुआ कि बेटे और बेटी में भेदभाव हो गया, भाई और बहन में भेदभाव हो गया, माता और पिता में भेदभाव हो गया, प्रॉपर्टी का राइट ही उसका खत्म हो रहा है। शरीयत एक्ट जो 1937 में बना, इसमें तो अंग्रेजों ने 1.5 पन्ने का कानून है, बस मात्र 1.5 पन्ने का कानून है शरीयत एक्ट। अच्छा। और उसमें उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एक जो पर्सनल लॉ बोर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कैसे क्या क्या रूल नियम कानून होंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना नहीं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज चल रहा है, ये 1973 में बना है, इंदिरा जी के टाइम में, एक एनजीओ के रूप में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत फॉर्म हुआ है। जैसे भारत में 25 लाख एनजीओ है, उसी में से एक एनजीओ ये भी है। अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करता है कि वास्तव में कैसे चलेंगे, या तो जमीयत उलमा हिंद डिसाइड करता है। कायदे से अगर अंग्रेज़ों ने कहा था 1937 में कि भाई ये शरीयत के हिसाब से चलें, तो शरीयत के हिसाब से कैसा होगा, कौन सा शरिया, अरब वाला शरिया, पाकिस्तान वाला शरिया, कि ईरान वाला शरिया चलेगा, कहाँ वाला शरिया चलेगा? क्योंकि शरिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शरिया में कितना बड़ा भेदभाव है, या इस्लामिक नियम कितने बड़े भेदभाव हैं। अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के योग्य नहीं है। इसीलिए मुस्लिम्स अपने माता पिता का भी झुक के पैर नहीं छूते, माता पिता से खड़े खड़े सलाम अलैकुम करते हैं। आपने कभी देखा होगा, चाहे बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देख लीजिए, सलमान, शाहरुख, इनको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, झुकते नहीं कभी। हम लोगों में परंपरा, बड़े मिलते हैं हम झुक के पैर छूते हैं। वहाँ पे कस्टम ही नहीं, केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, केवल नमाज के समय ही झुकना है, अदरवाइज झुकना ही नहीं। इसलिए पूरे अरब में, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, कहीं पे भी एक मज़ार नहीं मिलेगी। पूरे अरब कंट्रीज़ में एक भी आपको दरगाह नहीं मिलेगी। पूरे अरब कंट्री में आपको एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने झुकना ही नहीं है। यानी कि भारत का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारा जो संस्कार है, वो अरब का नहीं है। नहीं। और हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान, यहाँ दरगाहें भी हैं, मज़ार भी हैं, पक्का कब्रिस्तान भी प्रणाम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं,
मैं मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हूं। ये क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको अरब के सिस्टम से चलना है या भारत के सिस्टम से चलना है। अब इनमें जो रेडिकल्स एलिमेंट हैं वो बार बार इनको अरब की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई ये समझ नहीं पा रहे यार हमको काहे तुम अरब की तरफ ले जा रहे हो। भाई दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, राजघाट गए, सबने वहां मत्था टेका। अरब के सुल्तान नहीं गए, क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कहीं झुकना ही नहीं है, तो नहीं गए। अब अगर आप अरब का इस्लाम मानते हो तो भैया फिर तो ये मज़ारे सारे तोड़ो, दरगाहें सारे हटाओ, पक्का कब्रिस्तान ख़त्म करो। फिर तो भारत में भी एक भी मज़ार नहीं होना चाहिए, एक भी दरगाह नहीं होना चाहिए, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। अब अगर आप भारत के कल्चर को मानते हो, जैसे हिंदुओं में समाधि स्थल होता है, देवराहा बाबा का समाधि स्थल है, जितने हमारे ऋषि महर्षि हैं उनका समाधि स्थल है, भारद्वाज ऋषि का है, सबका है। अगर आप ये मानते हो कि नहीं, जैसे भारत में बड़े महापुरुषों की समाधि पे हम पूजा करते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट पे आप उसको मज़ार दरगाह मानते हो तो फिर भारत में नारी तू नारायणी को भी मानो, यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता को भी मानो। एक तरफ मज़ार दरगाह मान रहे हो, वहाँ पे आप सजदा भी कर रहे हो, झुक भी रहे हो, और कह रहे हो कि नहीं हम अरब के नहीं, हम तो भारत के हैं। अगर आप भारत के हो तो भारत में तो बेटियों की पूजा होती है, भारत में बेटियों का सम्मान बेटों से ज़्यादा किया जाता है। यूसीसी के आ जाने के बाद यूसीसी आने के बाद हमारी जो बेटियां हैं, खास तौर पे जो मुस्लिम बेटियां हैं, उनके साथ जितना भेदभाव हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी पारसी बेटियों के साथ भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत भेदभाव क्रिश्चियन बेटियों के साथ होता है, उनका कूलिंग पीरियड वगैरह ज़्यादा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। 21 साल रख रहे हैं आप? अभी 18 सबका रखा जा रहा है, और लड़के की 21 और लड़की की 18। लेकिन जो मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है ना, वो 9-18 हो जाएगी। 18 होने का मतलब कि सारी मुस्लिम बेटियां भी 12वीं पास कर लेंगी, या 10वीं पास करने के बाद कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेंगे, सिलाई सीख लेंगी, और भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, ITI कर लेंगी। वो मतलब उनका पढ़ना लिखना सिस्टम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अभी तो उनका 10वीं 11वीं में 10, 11, 12 साल में शादी हो जाती है, 15, 16 साल होते होते इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ ही चौपट हो जाती है। यूसीसी का इसलिए कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। दूसरा एक बड़ा फायदा ये होगा, शादी का उम्र भी समान हो गया तो बेटियां पढ़ने लग गई। दूसरा फायदा ये होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा, अब शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने का फायदा देखिए किसको मिला। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो जो शादी है इसको हम 7 जन्मों का साथ मानते हैं, ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब तो सबका रजिस्ट्रेशन होगा ना। अब जब सबका रजिस्ट्रेशन होगा तो जिसकी शादी परमानेंट जो मानते हैं वहां तो वो परमानेंट ही है। लेकिन जो लोग शादी को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और वो भी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, जब मन करो तोड़ो, जब मन करो जोड़ो, जब मन करो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जब मन करो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जब मन 4 कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उनके लिए एक मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि शादी अब आपकी रजिस्टर हो चुकी है। अब आप तोड़ोगे ना तो आपको बताना पड़ेगा आप तोड़ क्यों रहे। अब तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएंगे। तो डिवोर्स के लिए भी आप यह तो नहीं कर सकते ना कि हम अपने तरीके से लें, डिवोर्स भी तो कानूनी तौर पर तय हो जाए सबके लिए बराबर। सबका डिवोर्स अब कोर्ट के जरिए होगा। ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है, वो अपराध घोषित हो चुका है। बाकी जो 4 डिवोर्स हैं वो भी अब अपराध घोषित हो जाएंगे। तलाक़े हसन भी अपराध घोषित हो जाएगा, तलाक़े हसन भी बंद हो जाएगा, तलाक़े बाइन भी बंद होगा, तलाक़े किनाया भी बंद होगा। आपको डिवोर्स लेना है, शादी का पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराइए, और पहली बार शादी कर रहे हैं तो, और पहली बार डिवोर्स ले रहे हैं तो आप बाकायदा कोर्ट जाइए। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोर्ट जाते हैं, आप भी कोर्ट जाइए, फैसला को जज कर देंगे भाई डिवोर्स देना है कि नहीं देना है। एक और बड़ा जो फ़ायदा होगा कि गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। मैं आपको एग्जाम्पल है, आपको मेहर पे दिल्ली NCR का देता हूँ। आप ही के एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल में काम करती है लड़की, नोएडा में रहती है, नोएडा में उसका ऑफिस है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों पढ़े लिखे हैं। एक पत्रकार है, हस्बैंड शौहर जो है एडवोकेट। उसको वो अप्रैल में एक चिट्ठी भेजता है कि हम तुम्हें तलाक़े हसन देते हैं, मई में दूसरी चिट्ठी भेजता है हम तुम्हें तलाक़े हसन देते हैं, जून में उसको ईमेल कर देता है हम तुम्हें तलाक़े हसन देते हैं, और उसके बाद 15,000 रुपये उसको पेटीएम करता है, बोले तुम्हारा 3 महीने तुम्हारा खर्चा हो गया। उसको एक छोटा बच्चा था 1 साल का, उसके लिए 2,000 रुपये भेजता है, बोले तुम्हारे दूध पीने का खर्चा। आप बताओ 17,000 रुपये में एक माँ अपने 1 साल के बच्चे को लेके नोएडा में सर्वाइव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ये तो अच्छा हुआ, चलो ठीक है, वो पत्रकार है, वो काम करती है, नौकरी कर रही है, वो सर्वाइव कर रही है। लेकिन गांव में गरीब की बेटी कैसे सर्वाइव करेगी? एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ,
कर्नाटक में कलबुर्गी, कलबुर्गी में एक लेडी डॉक्टर MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। लेकिन शौहर को डिवोर्स लेना था, उसने बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया। 1 महीने बाद बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया, और फिर 1 महीने बाद बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया, और उसके बाद घर से निकाल दिया। वो लड़की काजी के पास गई, बोले जी हमारा तो बाहर निकाल दिया। बोले हाँ तुम्हें 3 बार, जाओ तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया तो हो गई, तुम आज़ाद हो गई, जाओ तुम्हारा ये। हमने बोली ये क्या है? बोली ये तलाक बाइन है। हमने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो स्वतंत्र भारत में, जहां भारत में संविधान लागू है, संविधान कहता है सब एक समान है, सब समान है, वहां काजी ये कह रहा है कि हाँ जाओ जी तुम्हें आज़ाद कर दिया। एक बात जो आपकी बहुत मुझे लगा कि इसको दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए कि बाकी जो पर्सनल लॉ हैं वो अंग्रेज़ों के दौरान बने। उन्होंने अपने फ़ायदे, जो पुरुषवादी मानसिकता उसमें ज़्यादा बढ़ी चढ़ी थी और पुरुषों को खुश रख करके ही उनका साम्राज्य चल सकता था, इसलिए उन्होंने महिलाओं की सोची ही नहीं, उनको दरकिनार कर दिया। आज़ाद भारत में हिंदू मैरिज एक्ट आया तो वहाँ महिलाओं की थोड़ी फिक्र की गई और उसमें बहुत सारे बदलाव समय के साथ किए जाते रहे, किए गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार PIL होती रही, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आते गए। तो अल्टीमेटली जो हिंदू मैरिज एक्ट है आज की डेट में इनफैक्ट वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चुका है। अब मैं एडॉप्शन पे आता हूँ। एक माँ बाप मुसलमान, एक माँ बाप हिंदू हैं, आज गोद लेने के लिए दोनों के पास 2 नियम हैं। जो नई व्यवस्था होगी UCC की, उसमें एक ही होगा, क्योंकि आप देश का नागरिक हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ना ईसाई हैं, सभी देश के नागरिक हैं। आप देश के जोड़े हैं, पति पत्नी हैं, इसलिए आपके लिए कानून एक है। अभी एडॉप्शन में दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है कि मान लीजिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बच्चा नहीं हुआ तो वो अपने भाई का बेटा गोद ले सकते हैं, चाचा का बच्चे को, मतलब अपने परिवार में किसी को गोद ले, और नहीं परिवार में लेना है तो किसी अनाथालय में जाके किसी को गोद ले ले, उसको पाले पोसे, पढ़ाएं बढ़ाएं, वो बच्चा बड़ा हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यानी गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार वही होगा जो माँ के पेट से पैदा हुए बच्चे का होता है। यानी जो बायोलॉजिकल सन होगा, बायोलॉजिकल जो अपना चाइल्ड होगा, उसी की इक्वल एडॉप्टेड भी उतना ही माना जाएगा। 1937 का शरीयत एक्ट है, जो इस्लामिक लॉ है, उसके अनुसार जो एडॉप्टेड बच्चा है उसको बायोलॉजिकल के बराबर नहीं माना जाता, उसको मैक्सिमम 1/3 ही उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। पहली बात ये। अब जब जो गोद लिया हुआ बच्चा उसको समान अधिकार नहीं है, तो पहली बात तो कोई अपना बच्चा क्यों गोद देगा? अगर मुझे पता है कि आपको बच्चा गोद लेना है, मैं आपको बच्चा तब दूंगा ना जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे को वो सारे अधिकार आप दोगे जो अपने बच्चे को देते। जब आप बच्चे को गोद ही नहीं दे सकते, मैं अपना बच्चा को क्यों दूंगा? और एडॉप्ट, मान लीजिए अनाथालय से लिया तो भी उसको इक्वल राइट नहीं दे सकते। वो 2nd क्लास बच्चा रहेगा, सिटीजन रहेगा, और क्या होगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी वक्फ में। 1/3 प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। मान लो हमारे पास कहते हैं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम केवल 1/3 ही अपने बच्चे को दे सकते हैं, यानी लगभग 33 करोड़ हम दे सकते हैं, बाकी आपकी 70 करोड़ के आसपास दे ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। अब दूसरी शादी में दिक्कत ये हो रही कि बाय द वे, अगर वो जो प्रॉब्लम थी, जो मेडिकल फिटनेस की प्रॉब्लम है, वो हस्बैंड में है, शौहर में है, तो दूसरी शादी होगी तो भी बच्चा नहीं पैदा होगा, तीसरी शादी होगी तो भी नहीं बच्चा पैदा होगा। तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, इस्लामिक लॉ के अनुसार बेटा और बेटी समान नहीं है, और बेटा और दामाद एक समान नहीं है। अब मान लीजिए किसी की 4 बेटियां हो गई, उसको बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी खूब अच्छी खासी है, 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, जो भी है, पेट्रोल पंप है या 100 बीघे खेत है। अब वो अपनी पूरी जमीन बेटियों को दे ही नहीं सकता, पूरी जमीन अपने दामाद को दे ही नहीं सकता, उसको चाहिए बेटा। अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए उसको बेटा चाहिए। बेटियों को उतना हक नहीं है, बेटी का हक नहीं है, दामाद को उतना हक नहीं है, तो क्या करेगा, एक शादी और करेगा। अब साइंस ये कहता है और फैक्ट भी यही है कि बेटी होगा कि बेटा, ये महिला पे तय नहीं करते हैं। नहीं, ये महिला, माँ नहीं तय करती, ये हस्बैंड पे तय होता है, ये वाइफ पे नहीं। हाँ, ठीक। अब पता चला पहली से 4 बेटी हो गई, दूसरी शादी कर लिया, बेटे के चक्कर में उससे 4 शादी और, उससे 4 बेटी और हो गई, तो बेटियां 8 हो गई, घर में सौतन भी आ गई, घर का तनाव भी बन गया, घर का खर्चा भी बढ़ गया, घर का माहौल भी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, और बेटा तो हुआ ही। यानी कि मेरे पास जायदाद है तो मुझे मेरी जायदाद को अपनी मर्जी से किसी को भी ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए। अब UCC आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी वो अधिकार रहेगा, जब वो जिसका चाहे बच्चा गोद ले ले, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दें,
वो बेटे को, अपने बच्चे को सारा अधिकार दे सकते हैं जो अपने सगे बच्चे को दे विरासत सकते के थे। मामले में ऐसे ही कोई आएगा। भेदभाव नहीं होगा। विरासत का भी एक समान अधिकार हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा, वसीयत का भी एक समान अधिकारी हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार पूरा मिल जाएगा और माता पिता की प्रॉपर्टी लेने का भी पूरा अधिकार मिल जाएगा। ये फायदा हुआ। मतलब देश में आप नागरिक के तौर पर रहेंगे, ना किसी धर्मावलंबी के तौर पर रहेंगे। आप देश में जितनी भी बेटियां हैं वो सबको एक समान अधिकार होगा। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई की बेटियों को एक समान अधिकार हो जाएगा। एक मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में जो कूलिंग पीरियड है वो 6 महीने का है। इसका मतलब अगर दोनों पक्ष तैयार हैं और कहते हैं भाई हमको एक साथ नहीं रहना, अब हम अलग होना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में जज साहब कहेंगे कि साहब ऐसा है, अभी आज हमने एप्लीकेशन दे दिया ना, 6 महीने बाद आना, 6 महीने ठंडे दिमाग से सोचो। उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं कि भाई क्या पता गर्म जोशी में डिवोर्स ले रहे हो, 6 महीने में ठंडे हो जाए। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जो 1872 का है उसमें कूलिंग पीरियड 2 साल का है। तो यूसीसी आएगा तो सबका कूलिंग पीरियड 6 महीने हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? क्रिश्चियन बेटियों को। यूसीसी आएगा, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट हो जाएगा। तो जो पारसी बेटियां गैर पारसी शादी करती हैं उनका विरासत वसीयत का अधिकार खत्म हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है, वो मिल जाएगा उनको मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत में बेटियों की संख्या हमेशा ही बेटों से कम रही है। पहले तो 850, मतलब 1000 लड़के होते थे, 850 लड़कियां होती थी। ये बेटी बचाओ बेटी स्कीम आई है तो अब 930 के आसपास हो गया है ना, 1000 बेटे। 929 के आसपास। 1000 बेटे तो 930 बेटियां। अब 70 का गैप तो पहले से ही है। 70 का गैप तो पहले से है। अब इसी में कोई अगर 2 शादी कर लेगा तो गैप 71 का हो जाएगा, कोई 3 शादी कर लेगा तो गैप 72 का हो जाएगा, कोई 4 शादी किया तो गैप तो बढ़ रहा है ना। इसका मतलब आज के डेट में फिजिबल भी नहीं है कि आदमी 2 शादी कर सके। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट वायलेशन हो गया। जब 2-3 बीवियां घर में रहती हैं, अशांति फैलती है, तनाव बढ़ता है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के जो सौतन के बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, सौतन जो होती हैं वो आपस में लड़ती हैं, तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो भारत की संस्कृति के अनुरूप भी ये नहीं है, भारत की सभ्यता के अनुरूप नहीं है, और आज की ज़रूरत मतलब 21वीं सदी में जो व्यवस्था है उसके अनुसार भी नहीं है। तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। भारत में जो मुस्लिम लीडरशिप है, जिसको हम सो कॉल्ड लीडरशिप कहते हैं, मुस्लिमों को जिनको रहनुमा कहते हैं, मौलानाओं का, एक्चुअली ये कन्वर्टेड हिंदू नहीं है। भारत में जितने मुस्लिम हैं इसमें 99% तो कन्वर्टेड हिंदू हैं, 1% हैं जो बाहर वाले हैं। जैसे बुखारा से आने वाला बुखारी परिवार, ये भारत का नहीं है, ये बुखारा से आया। मदीना से आने वाला मदनी परिवार, अफगानिस्तान से आने वाला ओवैसी और पठान परिवार। आप जरा ध्यान से देखिए, जो भारत में जो लोग कन्वर्ट हुए और वो उनकी संख्या 99% है, उनमें लीडरशिप आप करें कि 1% वालों की लीडरशिप 1% वाले हैं, और वही 1% वाले 99% को दबा के रखे हुए हैं। और ये 1% कौन है? ये भारत के नहीं है, ये विदेशी हैं। या तो ये बुखारा से आए, या तो मदीना से आए, तो अफगानिस्तान से आए, कहीं और से आए, यहाँ से नहीं, या तो मंगोल से आए, या तो मंगोल से आए। हाँ, ठीक है। अब यही लोग, अब चूंकि उनकी जड़ें विदेशी हैं तो चाहते हैं विदेशी कुरीतियां चलती रहे, विदेशी परंपराएं चलती रहे। परिवार के भीतर तो आपने यूसीसी के जरिए एक संतुलन बना दिया, नागरिक का अधिकार महिलाओं को पुरुषों को बराबर का है। परिवार के बाहर एक खतरा है, वो ये है कि बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, और रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, तो देश के बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हो गए हैं जहाँ एक वर्ग विशेष की आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो होता है वो हो रहा है, और वो भी एक देश के लिए खतरनाक स्थिति होती है। जब जब डेमोग्राफी में चेंज आया है तब तब देश बटा है। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, डेमोग्राफी बदली, अब अलग हो गया। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, डेमोग्राफी बदली, अलग हो गया। और अभी लेटेस्ट कई सारे देश हैं, कई सारे ऐसे देश जहां डेमोग्राफी में बदलाव आया, डेमोग्राफी और कन्वर्ट हो गए, वहां पे विभाजन हुआ है। वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, हिंदुस्तान के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान के 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। हिंदुस्तान की टोटल 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं बॉर्डर पे, और इन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, या नेपाल से मिलता है, या उधर बांग्लादेश से मिलता है, या म्यांमार से मिलता है, या जो कोस्टल एरिया है आपका महाराष्ट्र का, केरल का और गुजरात का जो कोस्टल एरिया,
बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, इन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और अंदर भारत में बॉर्डर के अंदर 600 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। टोटल 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये बहुत सीरियस मैटर है। सवाल ये है, ये घुसपैठ भारत में क्यों होती है, चाइना में क्यों नहीं होती? ये घुसपैठ भारत में क्यों होती है, सिंगापुर में क्यों नहीं होती? अवैध घुसपैठ जापान में क्यों नहीं होती? अवैध घुसपैठ भारत में क्यों होती है? याद रखिए, अगर आप खेत में बाड़ नहीं लगाएंगे ना, तो आवारा जानवर आके आपकी फसल खा जाएंगे। तो अभी तो 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ये सरहद पर जो बाड़बंदी की बात आप करते हैं, वह फिर सवाल तो मौजूदा सरकार के सामने खड़ा होता वर्तमान है। सरकार ने जो पार्लियामेंट में अनाउंस किया और कई बार गृह मंत्री की तरफ से बताया गया कि काफ़ी तेज़ी के साथ वो बाउंड्री कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बहुत देर हो गई है। अगर ये बाउंड्री 1950-60 के दशक में बन गई होती तो आज हमारे देश में 5.5 करोड़ घुसपैठिए नहीं होते। मैं ये 5.5 करोड़, और मैं ये डाटा बता रहा हूँ क्योंकि मेरी PIL 2017 से नहीं, सुप्रीम मैं कोर्ट में आपकी चल बात रही है। से सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस देश के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनका संतुलन बना रहे बसने के लिहाज से, तो उस देश में स्थायित्व बना रहता है। पूर्वी तिमोर, कोसोवो, साउथ सुडान, ये सब ऐसे ही देश पैदा हुए जो डेमोग्राफिकली इम्बैलेंस के चलते आकर के खड़ा हो गए। भारत में यह सवाल मैंने आपको समझा, भारत में संकट खड़ा हो रहा है और इसको आप देखते हैं। एक मैंने देखा है कि संघ प्रमुख बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यक वाली जो थियरी है, इसको मैं नहीं मानता। इस बात से आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं 2017 से इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जो 1992 में नरसिम्हा राव ने बनाया उसको भी चैलेंज किया है। 2004 में मनमोहन सिंह ने जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया उसको भी चैलेंज किया है। पहली बार भारत में अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा 1981 में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया, हम लोग उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। पहली बार जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा 2004 में मनमोहन सिंह ने दिया है, हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ सारे फंडामेंटल राइट सबको एक समान है। भोजन करने का अधिकार, सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, अपनी मजहबी पूजा करने का अधिकार, पर सबको जब इक्वल राइट है तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत तो अफगानिस्तान में है भाई, जहाँ अल्प बेचारे 20 हिंदू बचे हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की जरूरत पाकिस्तान में है, जो 25% से 2% आ गए हिंदू। बात हमने यूसी से शुरू की थी, परिवार में सबको बराबरी का हक मिल जाए, लेकिन देश के कुछ बड़े और बुनियादी सवालों की तरह आप चले गए। मुझे लगता है कि यह सवाल भी लोगों को जानने चाहिए और इन सवालों से हर आदमी को दो चार होना चाहिए, उनके भीतर भी इनका जवाब हो। देश की बेहतरी शायद इसी में है। आप आए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।